नमस्कार, मैं डॉक्टर अशोक त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल हिस्ट्री कल्चर एंड रिसर्च मेथोलॉजी में। दोस्तों, आज हिंदी साहित्य के इतिहास पर हम चर्चा करेंगे मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास गोदान के कथ्य पर। गोदान शायद आधुनिक युग का सबसे अधिक चर्चित उपन्यास है। इसे कृषक जीवन का महाकाव्य भी कहा जा सकता है। हमारे ख्याल से जितने भी हिंदी के मूर्धन्य आलोचक हैं, सभी ने गोदान पर कुछ न कुछ लिखा है, सभी ने इस पर अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं। इसी से इस उपन्यास के महत्व को समझा जा सकता है। वैसे तो गोदान के बहुत सारे पहलू हैं जिनके ऊपर हम लोग चर्चा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हम गोदान का जो मूल कथ्य है, वास्तव में गोदान उपन्यास के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद जी कहना क्या चाहते हैं, इसके ऊपर हम लोग विचार करेंगे। तो एक्सक्यूज मी, हम लोग जो प्रमुख आलोचक हैं, उन आलोचकों के विचारों के आलोक में यह जानने का प्रयास करेंगे कि गोदान का मूल कथ्य क्या है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, और साथ ही साथ आप लाइक भी कीजिएगा, बेल आइकन भी दबाइएगा, जिससे आपको नई नई वीडियोस का पता चलता रहे। साथ ही साथ अपने इष्ट मित्रों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो आइए चर्चा हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी का एक उद्धरण देते हुए इस विषय को छूने का प्रयास करते हैं। डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी के अनुसार गोदान उपन्यास की को समझने के लिए होरी की देह को चीर कर देखना होगा। तो डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी जो है वो गोदान उपन्यास की समीक्षा करते हुए लिखते हैं कि गोदान उपन्यास को समझने के लिए होरी की देह को चीर कर देखना होगा कि उसकी लालसाएं क्या हैं, उसके संघर्ष क्या हैं, वह अपने जीवन यात्रा के आखिरी पड़ाव पर किन अनुभवों एवं विश्वासों के साथ ठंडा हो जाता है। गोदान आधुनिक हिंदी साहित्य में वास्तुशिल्प एवं विवेचन, जीवन एवं वास्तविकता, यथार्थ और आदर्श तथा भाषा की दृष्टि से युग संधि स्थापित करने वाली महान कला सृष्टि है। वह मात्र अपने युग को ही प्रतिबिंबित नहीं करती, बल्कि भावी युग की भूमिका भी है। तो बहुत ही कम शब्दों में डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी ने गोदान उपन्यास के महत्व को समझाने का प्रयास किया है। निश्चय ही यह हिंदी साहित्य में एक अद्वितीय साहित्यिक रचना है, और कोई भी व्यक्ति इसे पढ़ेगा तो उस उपन्यास में कहीं न कहीं वह यह अवश्य महसूस करेगा कि इसकी घटनाएं यथार्थ हैं, और जो घटनाएं उसमें घटी हैं वैसा उसके साथ भी कभी न कभी हुआ है। तो इसीलिए उसको उन्होंने अपने युग का प्रतिबिंब कहा और भावी युग की भूमिका भी कही। मित्रों, ग्राम्य जीवन का अंकन प्रेमचंद के लिए आंदोलन या नारा नहीं था। वो बहुत अच्छी तरह से जानते थे, भली भांति जानते थे कि किसान ध्वंस प्राय सामंतवादी व्यवस्था तथा नवागत पूंजीवाद के दोहरे दबाव को झेल रहा था। एक तरफ चूंकि देश के ऊपर विदेशी शासन स्थापित हो गया था, अंग्रेजों का शासन स्थापित हो गया था, और धीरे धीरे पुरानी व्यवस्था बदल रही थी। जो सामंतवादी व्यवस्था थी वो टूट रही थी, और एक नए प्रकार का पूंजीवाद धीरे धीरे आकार ग्रहण कर रहा था। तो इस तरह से दोहरा दबाव किसान झेल रहा था। भारतीय किसान की नियति को बदलना बड़ा ही कठिन था। इसके लिए शोषणकारी शक्तियों के विरुद्ध कठोर संघर्ष की अपेक्षा थी, जो कि नहीं हो रहा था। उस काल के दूसरे कवियों को भी अगर आप देखें तो सभी ने किसानों के बारे में बहुत कुछ लिखा है। उनके बारे में मैथिली शरण गुप्त ने भी लिखा, निराला जी ने भी लिखा, और सोहनलाल द्विवेदी जी ने भी लिखा। तो कवियों ने उनके दुख दर्द को व्यक्त किया, लेकिन जो सबसे घनीभूत
पीड़ा किसानों की अगर किसी व्यक्ति ने दर्शाने का प्रयास किया है तो वह प्रेमचंद के उपन्यासों और कहानियों में ही हमें दिखाई पड़ता है। तो गोदान के कथ्य का जहां तक प्रश्न है, अनेक विद्वान आलोचकों ने अपने अपने ढंग से इसके कथ्य पर विचार किया है। गोदान की कथा वस्तु में मौलिकता है, क्योंकि ग्रामीण जीवन का इतना सांगोपांग चित्रण इससे पूर्व इस ढंग से किसी ने नहीं किया। इसीलिए गोदान को कृषक जीवन का महाकाव्य कहा जाता है, और बहुत सारे आलोचक कहीं न कहीं इस बात से सहमत भी हैं। प्रेमचंद साहित्य के सर्वाधिक कुशल सृजनकारों में से थे, और उनके उपन्यासों की विशेषता यह है कि पाठकों की रुचि उसमें लगातार बनी रहती है। अर्थात एक बार अगर आप मुंशी प्रेमचंद के उपन्यासों को या उनके कहानियों को पढ़ना प्रारंभ करें तो छोड़ने का मन नहीं करता, उत्सुकता बनी रहती है, एक तरह की जिज्ञासा बनी रहती है कि आगे क्या होगा। और उसका कारण यही है कि मुंशी प्रेमचंद जो कुछ भी लिखते थे वो यथार्थ होता था, कटु यथार्थ होता था। मुंशी प्रेमचंद अनेक प्रसंगों को साथ साथ लेकर चलते हैं। जैसे गोदान उपन्यास को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हमें अनेक कथाएं मिलती हैं। उसमें होरी की कथा है जो कि मुख्य पात्र है, गोदान उपन्यास का नायक कह लीजिए। गोबर की कथा है जो होरी का पुत्र था। भोला की कथा है जो एक ग्वाला था या अहीर जिसे कहते हैं था, और गाय वगैरह पाल करके गुजारा करता था। माता दीन की कथा थी, उसमें जो एक ब्राह्मण था। राय साहब की कथा थी जो जमींदार थे। खन्ना गोविंदी की कथा थी जो शहर से आए हुए लोग थे। मालती डॉक्टर थी, डॉक्टर मेहता प्रोफेसर थे। तो इन सब की कहानियां जो है वो समानांतर रूप से गोदान में चलती हैं। अर्थात एक ही कहानी में कई कहानियां अंतर्गुम्फित कर दी हैं मुंशी प्रेमचंद ने। इस उपन्यास की विशेषता यह है कि इसमें ग्रामीण जीवन का भी अंकन किया गया है और शहरी जीवन का भी, परंतु ग्रामीण और शहरी जीवन को बहुत गहराई से संबद्ध किया गया है। फिर भी कुछ पात्र जैसे गोबर, राय साहब, मेहता, मालती आदि कथा प्रसंग को आपस में मिलने के लिए अंतर्वर्ती सूत्र का काम करते हैं। कुल मिलाकर शहरी और ग्रामीण कथाओं का समन्वय बहुत ही प्रवीणता के साथ, बहुत ही दक्षता के साथ किया गया है। गोदान का रचना काल 1934 से 1936 ईस्वी के बीच का है। यह वह समय है जब अंग्रेजी शासन के अधीन भारत खोखला हो रहा था। प्रेमचंद ब्रिटिश नौकरशाही, थाना, पुलिस, कचहरी, जमींदार, कारिंदा, महाजन, पंडित आदि जैसे पात्रों को अपनी रचना में शामिल करते हैं जो शोषण के प्रतीक हैं, और किसान उनके आगे बेबस हो जाता है। गोदान में भारतीय किसान के शोषण उसकी असली हालत और उसके भविष्य की मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है। डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी के अनुसार साहित्य का ग्रंथ होते हुए भी इतिहास और समाजशास्त्र के ग्रंथ से भी अधिक प्रामाणिक हो गया है। इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि देखिए साहित्य इतिहास का स्रोत होता है और साहित्य समाज का दर्पण भी होता है। तो साहित्य एक तरह से हम कह सकते हैं कि सामाजिक परिवर्तन का एक औजार बन सकता है, एक टूल बन सकता है। दुनिया में जहाँ बड़ी बड़ी क्रांतियां हुई हैं, अगर हम देखें तो उन क्रांतियों का एक बौद्धिक आधार पहले तैयार हुआ। ढेर सारे विचारकों ने उसका बौद्धिक आधार तैयार किया, इसके बाद वहाँ क्रांतियां हुई। तो निश्चित रूप से गोदान में भी ऐसी क्षमता थी जो कि उस काल के इतिहास पर भी प्रकाश डाल रहा था कि किस तरह का उस काल का समाज था, किस तरह का इतिहास था, उस समय शासन व्यवस्था कैसी थी, किस तरह से। इसलिए ऊपर ये कहा भी कि थाना, पुलिस, कचहरी, नौकरशाही, जमींदार, कारिंदा इत्यादि जो थे ये प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित लोग जो थे, जो कि इतिहास का अंग थे। साथ ही साथ जो सामाजिक जीवन था, सामाजिक जीवन की विषमताओं को बहुत अच्छी तरह से इसमें दिखाया गया है, ग्रामीण जीवन के माध्यम से भी और शहरी जीवन के माध्यम से भी।
प्रेमचंद ने जिस जिंदगी को उपन्यास का विषय बनाया उसकी सारी संभावनाओं को इस कदर निचोड़ लिया कि उस विषय पर आगे के उपन्यासकारों के लिखने के लिए कुछ भी नहीं बचा। तो निश्चित रूप से सबको समेट लिया है उन्होंने। इस उपन्यास का जो कैनवास है वो बहुत विस्तृत है, बहुत विशाल है, और उसमें उन्होंने कोई भी चीज छोड़ी नहीं है, प्रायः सब चीजों को उसमें समेट लिया है। किसी सशक्त रचना की एक पहचान यह होती है कि अनेक व्यक्तियों के द्वारा पढ़ी जाने पर वह उन्हें विभिन्न कारणों से प्रभावित करती है, और किसी एक ही व्यक्ति द्वारा बार बार पढ़ी जाने पर वह प्रत्येक बार अपने किसी नए स्वरूप को प्रकट करती है। गोदान ऐसी ही एक उत्कृष्ट रचना है। कथ्य की खोज में गोदान का अनेक विद्वानों ने अपने अपने ढंग से अवगाहन किया है। गोदान के कथ्य के संबंध में सर्वथा एक दूसरे से भिन्न तथ्यों को विभिन्न आलोचकों ने प्रकट किया है। सबसे पहले हम आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की बात करें। उनकी पुस्तक है प्रेमचंद एक साहित्यिक विवेचन। उसमें वो लिखते हैं कि संपूर्ण भारतीय जीवन को गोदान का कथ्य कहा जा सकता है। उनके अनुसार भारतीय जीवन को समेटने के लिए नगर एवं देहात दोनों को रखा गया है। तो मित्रों, प्रेमचंद का लक्ष्य संपूर्ण भारतीय जीवन का चित्रण नहीं था, ऐसा बहुत से दूसरे आलोचक मानते हैं। भारतीय जीवन रहन सहन, भाषा, बोली, आचार विचार, खान पान आदि की दृष्टि से इतना विविधतापूर्ण है कि उसे किसी एक औपन्यासिक कृति में समेटना संभव नहीं है, और अगर संभव भी है तो बहुत ही कठिन है। जैनेन्द्र अपने पुस्तक गोदान एक पुनर्विचार में कहते हैं कि गोदान में पात्रों की भरमार है तथा गांव की कथा पर शहरी कथा थोपी गई प्रतीत होती है। तो कुछ कुछ आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी और जैनेन्द्र जी के विचार मिलते जुलते हैं। इसी तरह का विचार डॉक्टर VDN शाही, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के प्रोफेसर थे और हिंदी साहित्य में आलोचना के क्षेत्र में उनका बड़ा नाम था। तो VDN शाही भी ये मानते हैं, वो ये कहते हैं कि 2-4 पात्रों से ही गोदान की कहानी पूरी हो सकती थी, लेकिन ना इतने ढेर सारे पात्रों को उसमें स्थान दिया गया। डॉक्टर रामविलास शर्मा, जो कि सदी के सबसे बड़े आलोचकों में जाने जाते हैं, डॉक्टर रामविलास शर्मा की पुस्तक है प्रेमचंद और उनका युग। वे ऋण की समस्या को गोदान का कथ्य मानते हैं। निस्संदेह उधार के जाल ने किसानों को अपने जकड़ में बांध रखा था, फिर भी ऋण की समस्या ही गोदान की प्रमुख समस्या नहीं लगती है। भारत में अपना शासन स्थापित करने के उपरांत अपनी आर्थिक व भू राजस्व नीतियों के द्वारा अंग्रेजों ने भारतीय किसानों की दशा दयनीय कर रखी थी और अधिकांश किसान साहूकारों के पंजे में फंस गए थे। प्रेमचंद आधुनिक भारत के आर्थिक इतिहास से भली भांति परिचित थे। गांव एवं नगर में होरी के अतिरिक्त अन्य लोग भी ऋण से ग्रस्त थे। उनकी नियति होरी से भिन्न क्यों है? तो कुछ आलोचक ये प्रश्न पूछते हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा से, क्योंकि ऋण की समस्या केवल किसानों की समस्या नहीं थी, बल्कि पूरे समाज की समस्या ही उस समय थी, क्योंकि सभी समाज का हर वर्ग पीड़ित था अंग्रेजों की नीतियों के कारण। डॉक्टर इंद्रनाथ मदान गोदान को एक त्रासदीय व्यंग्य रचना मानते हैं। उनके अनुसार इस उपन्यास के अर्थ से इति तक की रचना प्रक्रिया के मूल में व्यंग्य की एक धारा अंतः सलीला की भांति बहती लगती है। यह व्यंग्य की धारा जो इसके तल में है या इसकी तह में है, कभी रेखा चित्र के व्यंग्य में तो कभी पूरे चरित्र के व्यंग्य में उभर कर सामने आती है। इसमें कभी तो व्यंग्य के छींटे कसे गए हैं तो कभी व्यंग्य के बाण छोड़े गए हैं, जो पाठक के संवेदना को देर तक सालते रहते हैं। तो डॉक्टर मदान का मानना है कि अंतिम व्यंग्य त्रासदीय स्तर पर है, जो इस पर हावी होकर इसे एक त्रासदीय व्यंग्य रचना में ढाल देता है। व्यंग्य का निर्वाह उनके अनुसार पूरे उपन्यास में आरंभ से अंत तक हुआ है। अब जैसे आप देखिए, शुरुआत ही जब इस उपन्यास की होती है, अब राय साहब के यहाँ जाने के लिए होरी तैयार है और धनिया उससे उसको उलाहना देती है कि क्यों वहाँ आप जाते हैं इस तरह से।
तो होरी कहता है कि जिन पाँवों के तले गर्दन दबी हो उन पाँवों को सहलाना ही अच्छा है। तो दोनों में नोक झोंक होती है। तो प्रारंभ ही व्यंग्य से होता है उपन्यास का, और जगह जगह जो है इसमें व्यंग्य मार्ग छोड़े गए हैं। तो इंद्रनाथ मदान जो है इसे त्रासदीय व्यंग्य रचना मानते हैं। यानी कि जो त्रासदी किसानों ने सही है उसके ऊपर एक तरह से प्रेमचंद ने व्यंग्य करने का प्रयास किया है। परमानंद श्रीवास्तव की मान्यता है कि ऐतिहासिक मोह भंग की भूमिका में इस तथ्य की उपेक्षा नहीं की जा सकती कि प्रेमचंद का मोह गांधीवाद में शेष नहीं रह गया था। डॉक्टर काशीनाथ भी गोदान को गांधीवाद से मोहभंग का उपन्यास मानते हैं, किंतु इस बात को स्वीकार करना कठिन प्रतीत होता है। वास्तव में उन दिनों जब प्रगतिशील आंदोलन जोर पकड़ रहा था तो ऐसे में बहुत सारे जो साहित्यकार थे गांधीवाद से उनका मोह भंग हो रहा था। प्रेमचंद भी, उनके ऊपर भी प्रगतिवादी आंदोलन का प्रभाव पड़ा था। प्रगतिशील लेखक संघ के पहले अध्यक्ष भी थे। तो इसलिए बहुत सारे लोग उनके ऊपर इस तरह का आरोप लगाते हैं कि गांधीवाद से मोह भंग हो रहा था उनका, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप गोदान को पढ़ेंगे तो देखेंगे गोदान में ढेर सारे ऐसे प्रसंग आए हैं जहाँ पे आपको ये लगेगा कि गांधीवादी विचारधारा से वो प्रभावित लगते हैं। तो गोदान से अनेक प्रसंगों को उद्धृत किया जा सकता है जिन पर गांधीवाद का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। उदाहरण के लिए पात्रों के हृदय परिवर्तन में विश्वास रखते हुए प्रेमचंद ने मालती एवं गोबर का हृदय परिवर्तन अंकित किया है। माता दीन एवं सिलिया के प्रसंग में माता दीन एवं सिलिया का साथ साथ रहने लगना गांधी के अछूतोद्धार कार्यक्रम से प्रभावित लगता है। इसी प्रकार से गोविंदी के विचार पूरी तरह गांधीवादी विचारधारा से ओतप्रोत प्रतीत होते हैं। गोदान में हिंसा की निस्सारता को भी दिखाया गया है। इस प्रकार यह कहना ठीक नहीं है गोदान की रचना गांधीवाद से प्रेमचंद के मोहभंग के कारण हुई होगी, तो यह बात वास्तव में उचित नहीं लगती। गोपाल कृष्ण कौल युग के जीवन चित्रण को गोदान का कथ्य मानते हैं, और ये मानते हुए वे कहते हैं कि गोदान में अपने युग का प्रतिबिंब भी है और आने वाले युग की प्रसव व्यथा भी। इस कथन से सहमत हुआ जा सकता है, परंतु गोदान में युग जीवन को, उसकी समग्रता को पकड़ने का प्रयास कहीं भी नहीं है। गोदान के रचना काल से पूर्व होने वाली देशव्यापी राष्ट्रीय आंदोलन का आभास बहुत अधिक नहीं मिलता, अतः इसे भी गोदान का कथ्य मानना कठिन प्रतीत होता है। डॉक्टर प्रेम भटनागर गोदान को एक अन्य दृष्टि से आते हुए उसे समष्टि एवं व्यक्ति मंगल की भावना का उपन्यास मानते हैं। डॉक्टर भटनागर का कहना है कि गोदान का प्रमुख स्वर सामाजिक जीवन की अभिव्यक्ति है। इसी प्रकार डॉक्टर सुषमा धवन ने भी इसी तथ्य को पुष्ट किया है कि प्रेमचंद के उपन्यासों की मूल प्रेरणा सामाजिक कल्याण की भावना है। नलिन विलोचन शर्मा, जो कि बहुत अच्छे आलोचक रहे हैं, उनका यह कहना था कि गोदान कृषि संस्कृति का शोक गीत न होकर करुण महाकाव्य है। यह कहा जा सकता है कि गोदान में कृषि संस्कृति अपने तमाम आयाम में अंकित हुई है। फिर भी यह अत्यंत स्पष्ट है कि गोदान में केवल ग्राम में या ग्राम के क्षेत्र का ही चित्रण नहीं है, शहर का भी है, अतः यह मत स्वीकार्य नहीं है। कुछ आलोचक इसे डॉक्टर सुरेंद्र मोहन जैसे यथार्थ के अंतर विरोधों की गहरी पहचान मानते हुए कहते हैं कि उपन्यास के प्रत्येक प्रमुख पात्रों को अंतर विरोधों से ग्रस्त देखा जा सकता है, यानी कि और यह सच है। जैसे आप देखिए होरी और धनिया जो इसके मुख्य पात्र हैं, हम देखते हैं कि कभी वो बहुत सख्त हो जाते हैं, कभी बहुत कोमल हो जाते हैं। इसी तरह से गोबर है या डॉक्टर मेहता है, मालती हैं, तो सभी के अंतर विरोधों को बहुत अच्छे तरीके से उभारा गया है इस उपन्यास में। तो इसीलिए इसको यथार्थ के अंतर विरोधों की गहरी पहचान भी माना गया है, इसका कथ्य मानते हैं।
डॉक्टर बैजनाथ सिंघल की मान्यता है कि गोदान का लक्ष्य संस्कृति के संक्रांति काल का चित्रण है। निस्संदेह गोदान में संस्कृति के संक्रांति काल का चित्रण है। इसमें सामंती संस्कृति तथा पंडिताऊ संस्कृति अपने प्रभाव में क्षीण होती दिखाई देती है। दूसरी ओर पूंजीवादी संस्कृति पूर्ण उत्साह से अपने पांव फैलाती दिखाई देती है। यदि सामंती एवं पूंजीवादी संस्कृति की तुलना की जाए तो यह स्पष्ट होता है कि पूंजीवादी संस्कृति का अंकन अपेक्षाकृत कम हुआ है, अतः संस्कृति का अंकन भी इसका कथ्य नहीं है। बहुत सारे जो वामपंथी आलोचक हैं वो इस तरह की बातें कहते हैं। डॉक्टर हेमराज निर्मम का मानना है कि गोदान का कथ्य शोषण के विरुद्ध आवाज उठाना है और इस शोषण के कई स्तर हैं। माफ कीजिएगा, क्षण टाइप हो गया, अब इसे शोषण पढ़िएगा। तो इस शोषण के कई स्तर हैं। शासन द्वारा शोषण, महाजनी तंत्र द्वारा शोषण, पुरोहिताई तंत्र द्वारा शोषण, पूंजीपति द्वारा शोषण तथा आम आदमी द्वारा शोषण। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि गोदान एक ऐसी रचना है जो अलग अलग लेखकों को अलग अलग कारणों से प्रभावित करती है। डॉक्टर इंद्रनाथ मदान के अनुसार प्रेमचंद आधुनिकता की चुनौती को स्वीकार करने लगे हैं। इस आधुनिकता के मूल में वैज्ञानिक यथार्थवादी दृष्टि है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रेमचंद के पिछले उपन्यास इस मंजिल तक पहुंचने के लिए लिखे गए थे। अर्थात यह कह सकते हैं कि उपन्यास शिल्प का जहां तक प्रश्न है तो ये उसकी पूर्णाहुति माना जा सकता है। गोदान उनके विचारों का चरम विकास है और उनकी कला का भी। जब कोई कृति चुनौती के रूप में सामने आती है तो उसे या उस पर बार बार विचार होना स्वाभाविक है, लेकिन आलोचक कभी कभी रचनात्मक कृतियों में अपने मन की दुनिया तलाशने लगता है। इसीलिए डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी का मानना है कि गोदान में भी इस प्रकार की तलाश हुई है। ये हम देख सकते हैं कि सब लोगों ने अलग अलग कथ्य बताया है इसका, तो सबने अपने अपने तरीके से इसका विश्लेषण किया है। आचार्य वाजपेयी को गोदान में राष्ट्रीय संघर्ष एवं सामाजिक उत्थान का अभाव दिखाई पड़ता है। वाजपेयी जी की यह मांग गोदान से अनुचित है। डॉक्टर तिवारी का मानना है कि आलोचक का प्रमुख कार्य यह तलाशना नहीं है कि इसमें क्या है, बल्कि उसका कार्य यह देखना है कि कृति में क्या है। गोदान राष्ट्रीय संघर्ष का नहीं अपितु भारतीय ग्रामीण जीवन का चित्र प्रस्तुत करने वाला उपन्यास है। इसी दृष्टि से गोदान को देखना उसका सही मूल्यांकन होगा। अनेक अन्य आलोचकों जैसे वीडियन शाही, डॉक्टर मीनाक्षी मधुरेश, डॉक्टर धनवीर आदि ने भी गोदान पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। प्रेमचंद का जीवन अत्यंत संघर्षपूर्ण रहा है और यही कारण है कि यदि हम उनके कथा शिल्प को देखें तो उसमें हमें एक यथार्थवादी दृष्टिकोण का दिग्दर्शन होता है। ग्रामीण जीवन को उन्होंने अपना विषय बनाया, उन्होंने उसकी सारी संभावनाओं को निचोड़ा और आगे की कथा पीढ़ी को एक नई जमीन दी। गोदान वास्तव में प्रेमचंद के व्यक्तिगत अनुभवों का ज्वलंत दस्तावेज कहा जा सकता है। गोदान के रचना के समय मुंशी प्रेमचंद प्रगतिशील लेखक संघ से जुड़ रहे थे और उसी समय उनकी बहुत सारी कहानियां जैसे कफन, पूस की रात, सवा सेर गेहूं, नशा इत्यादि सामने आई। ठाकुर का कुआं, तो ये संभवतः इस निष्कर्ष पर पहुंच रहे थे कि महाजनी सभ्यता मनुष्य को नष्ट करने वाली सभ्यता है। और होरी की कथन में हमें दिखाई भी पड़ता है। होरी जब कहता है कि कौन कहता है कि हम तुम आदमी हैं, हम में आदमियत है कहाँ। आदमी वह है जिसके पास धन है, अख्तियार है, इल्म है। हम लोग तो बैल हैं और जोतने के लिए ही पैदा हुए हैं। तो प्रेमचंद की यह स्वीकृति यथार्थ की नंगी स्वीकृति है। गोदान तक पहुंचते पहुंचते प्रेमचंद के गांधीवादी सूत्र संभवतः कुछ सीमा तक बिखरने लगे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। उम्मीद है कि ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप इसमें मौलिकता न तलाशें। मैं शौकिया साहित्य पढ़ता हूँ और बहुत सारी पुस्तकें जो प्रेमचंद के ऊपर मैंने पढ़ी हैं उन्हीं के आधार पे ये वीडियो बनाया है। इसीलिए मैंने उनके नाम सहित उनके मत यहाँ पर दिए हैं, उन आलोचकों का उल्लेख करते हुए कि वो गोदान का कथ्य क्या मानते हैं। इस पर हमने चर्चा की।
तो उम्मीद है कि आपकी परीक्षाओं में ये काम आएगा, इसीलिए मैंने नोट्स के साथ किया है। कहीं कहीं एक दो जगह वर्तनी की अशुद्धियां हैं, उसके लिए मुझे क्षमा करेंगे। टाइपिंग में कभी कभी इस तरह की गलतियां हो जाती हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ जल्दी ही, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ये मेरा आपसे निवेदन है। बेल आइकन भी दबाएं और लाइक भी करें, अपने कमेंट भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ रात्रि।